हमारे आदिवासी समाज से जो बहनें होती है उन बहनों को वो जमीन का अधिकार नहीं दिया जाता। ये रूढ़ी जन संहिता जो है ये कानून में लिखा है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसकी जो प्रति है वो मेरे पास खुद है मध्य प्रदेश। मेरे यहाँ के सभी सम्मानित हमारे बड़े बुजुर्ग, मातृशक्तियाँ और इस पावन धरती को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। क्योंकि रामजी भाऊ कोरकू इस ग्राम के वासी रहे हैं और उनकी जो खुशबू है वो सिर्फ हमारे इस छोटे से ग्राम में नहीं बह रही, ये पूरे आज मध्य प्रदेश की पहचान बन गई। शायद इस बात को आप जान पा रहे होंगे। तो ये प्रेरणा हमें कैसे मिली, इस बात को समझने के लिए हमें उनके इतिहास पे जाना पड़ा। आज हमारे पास मीडिया है, टेक्नोलॉजी है और उससे उनका जो इतिहास निकाला हमारे छोटे भाई और हमारे इनके जो परिवारजन थे, आज सरकार ने उनको ताम्रपत्र के नाम से जो एक पुरस्कार दिया था, वो सिर्फ पुरस्कार एक हमारे वीर रामजी भाऊ कोरकू ही नहीं थे। टंटू संभाजी कोरकू, हमारे लक्ष्मण आत्माराम महाले जी, हमारे झरबड़े जी, ऐसे तमाम हमारे 10 क्रांतिकारी जो इस भैंसदेव विकास खंड के अंतर्गत उन लोगों ने सन 1930 में इसकी क्रांति लेकर आए थे। तो मैं उनको नमन करता हूं, उनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। क्योंकि जिस समय हमें ये बताया कि आदिवासी समाज के हमारे जो क्रांतिकारी रहे हैं, उन्होंने 1930 में हमारे अंग्रेजी जो जमींदार हुआ करते थे, हमारे भारत पर अंग्रेजों का शासन हुआ है और हम लोग 1947 के बाद ही आज ये खुली हवा में जो सांस ले रहे हैं, ये हमारे ही क्रांतिकारियों की देन है। आज यदि वो नहीं होते तो हम लोग भी उन्हीं गुलामी की जंजीरों में जकड़े होते और ना तो हम पढ़ पाते, ना आज हम लोग यहाँ पे मंच पे, खुले मंच पे बैठ के बात कर पाते। क्योंकि उस समय आज से 70-80 साल पहले जो हमारे रामजी भाऊ कोरकू है और उनके पूरे सहयोगी साथी इस मालेगांव के घने जंगलों में, उथलकुंड के घने जंगलों में वो लोग रात रात भर भूखे प्यास रहकर भी वो लोगों ने इसकी प्लानिंग की और अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, ताकि हमारे सर आदिवासी समाज हो या पूरे सर्व समाज की जो जमीनें, उन लोग हथियार रहते अंग्रेज, तो उन अंग्रेजों से लड़ने के लिए इन लोगों ने पूरा प्लान बनाया और उनके साथ में संघर्ष किया। संघर्ष करते करते उनको 1930 से लगभग 33 के आसपास उनको जेल में बहुत सारी यातनाएं दी गई। मैं उसके लिए स्पष्ट नहीं हूं अभी, लेकिन 1933 के लगभग के आसपास उनको जेल में डाला गया था और कारावास में उनको बहुत सारी प्रताड़ना दी गई थी। आज उनके परिवार के परिजन है, उनके बारे में उनसे जानकारी हमें मिली कि आज हमारे जो रामजी भाऊ कोरकू आदिवासी समाज के इतने बड़े बड़े महान लोगों के साथ उन्होंने लड़ाई लड़ी, जो बिरसा मुंडा जैसे महान क्रांतिकारियों ने भी लड़ी थी, परंतु उनको पहचान दिलाने का काम हमारे कुछ षड्यंत्रकारियों ने उसको छुपा के रखा था। जैसे ही हम लोगों को पता चला कि हमारे इस आदिवासी समाज के क्रांतिकारी रामजी भाऊ कोरकू के लिए हमारे संगठन के कुछ लोगों ने ये बात कही कि भैंसदेव का जो शासकीय महाविद्यालय है उसका नाम हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीर भाऊ रामजी कोरकू के नाम से होना चाहिए। जब इसका उन्होंने निवेदन
अपने लिखित माध्यम से सरकार को दिया, सरकार ने उसको मान्य भी किया और उसका लिखित में आदेश भी जारी कर दिया। और लगभग फरवरी के समय की बात है, उस समय इसका जब आदेश आया, आदेश आने के बाद पत्रों के माध्यम से लगातार वो फरवरी, मार्च, अप्रैल तक चलते रहा। लेकिन कुछ षड्यंत्रकारी ऐसे थे जो राजनीति का शिकार होकर रह गया और हमारे रामजी भाऊ कोरको का नाम जो है शासकीय महाविद्यालय का होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। तो मित्रों, इसकी लड़ाई लड़ने का जो मन था वो मेरे जहन में तत्काल आया। क्यों? क्योंकि मैं भी अपने आदिवासी समाज के लिए अपना जो सर्वस्व त्याग करना चाहता हूं, वो आज मेरे 1 और 1.5 साल के अंदर में हर क्षेत्र के अंदर ये गूंज रहा है। मेरे में समाज के प्रति जो दर्द है वो बहुत से लोगों के मन में भी है, परंतु मैं ये कार्य नौकरी के रहते नहीं कर सकता था, तो मुझे नौकरी छोड़कर आना पड़ा और अपने समाज के लिए ये जो कार्य आज हम लोग कर रहे हैं, वो ये सिर्फ समाज के दर्द के लिए कर रहे हैं कि उसके समाज का दर्द कैसे कम हो सके। हमसे जितने हमारी इस जीवन यात्रा में जैसा हमसे संघर्ष होगा, हम उनके लिए प्रयास करते रहेंगे। मित्रों, हमारे अभी आदरणीय जयराम दादा ने भी कहा कि हम लोग जो रूढ़िगत परंपरा है या रूढ़ी जन संहिता है, इन सब चीजों से बहुत ही अज्ञानी है और वाकई में ये सत्य है। उन्होंने भी यही कहा कि हमारे मुद्दों की बात जो होनी चाहिए, उन लोगों से हम लोग अभी अज्ञानी हैं। वर्तमान में आपको शायद नहीं पता होगा, एक रंबा में अभी केस हुआ था जहां पर हमारे समाज के लोगों ने आंदोलन किया था। वो आंदोलन इसलिए था क्योंकि वो जमीन का विवाद था। एक आदिवासी महिला बहन जो है वो गैर आदिवासी से शादी कर ली थी, तो उसको कानून ने ये अधिकार दिलाया और वो कानून ने जो अधिकार दिलाया वो इस प्रकार है कि हमारे आदिवासी समाज से जो बहनें होती है, उन बहनों को वो जमीन का अधिकार नहीं दिया जाता। ये रूढ़ी जन संहिता जो है ये कानून में लिखा है और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसकी जो प्रति है वो मेरे पास खुद है। मध्य प्रदेश राज्य की अनुसूचित जनजातियों की रूढ़ी जन विधि संहिता 1992, और ये विधि संहिता जो है विधि विभाग भोपाल, आज उसकी यहाँ पे पुस्तक गायब हो गई। और जिस बंदे ने वो केस जीता है, जो कानून से केस जीता है, दीनू यूके ने, उसने इसी किताब का सहारा लेकर ये कोर्ट में साबित किया कि हमारे आदिवासी समाज में जो हमारी बहनें होती है उनको हिस्सा नहीं दिया जाता है। आज उसकी जमीन वापस उसी व्यक्ति को मिली है कि नहीं मिली? यहाँ पे कितने लोग जानते हैं रंबा में जो केस हुआ था, उसमें केस वो वहां के जो जनपद सदस्य है उनके अधिकार क्षेत्र में आया है कि नहीं आया? मुझे पीछे बताएंगे। वो भी हमारे कोरको भाई थे। तो मित्रों, ये किताब इसलिए गायब कर दी गई है, क्यों? क्योंकि इस पे आरटीआई लगाया था हम लोगों ने। उस आरटीआई के माध्यम से किताब नहीं मिल रही है, क्योंकि यदि आपको अपना इतिहास अगर पता हो जाएगा तो आप लोग इनके सीने पे चढ़ के आपके अधिकार लेंगे, लोगे कि नहीं? तो ऐसे ही हमारे इतिहास को दबा दिया गया है। और हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं वो लोग भी ये कहते हैं कि ऐसा तो कुछ था ही नहीं। भाई आप देखो ना, ये बाकायदा इसमें सर्टिफाइड है पूरे, इसमें लॉ, ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ लॉ इस डिपार्टमेंट के उसमें सील और साइन लगी। लेकिन जब हमने आरटीआई से पता किया तो ये किताब नहीं मिल रही है। मित्रों, ये 10 से 15 वर्षों के बीच में अभी हो रहा है। आप इस चीज को समझे। हम लोग बोलते हैं कि हमने बहुत इंजीनियरिंग और डॉक्टरी और बहुत सारा पढ़ाई लिखाई कर लिया। मित्रों, कुछ नहीं किया हम लोग। हमारा आज जो समाज जो सबसे पिछड़ा है ना, ये इसका कारण ही ये है कि हमारे पास में शिक्षा तो है, 2 तरीके के शिक्षा होती है कहते हैं। एक शिक्षा वो होती है जो नौकरी पैसे करने के लिए लोग पढ़ते हैं, और एक दूसरी शिक्षा जो होती है वो ज्ञान होता है। ज्ञान जो मिलता है वो हमारे ज्ञान का जो शिक्षा बोलेंगे, वो ज्ञान जो होता है हमारे घर परिवार से मिलता है। और जो नैतिक ज्ञान जो समाज के और पूरे समाज की सेवा करने का जो ज्ञान मिलता है, उसको सबसे बड़ी शिक्षा है। क्योंकि समय नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक और बात बताना चाहूँ, क्योंकि मैं भी एक असिस्टेंट प्रोफेसर था इंजीनियरिंग कॉलेज में। लगभग 2 साल पहले मैं वहां से इधर आ गया हूँ रिजाइन करके। तो वहां पर जब मैं पढ़ाता था बच्चों को, तो बच्चे ये कहते थे कि सर हमारे थोड़े से सेशनल में मार्क्स बढ़ा देना।
मिड सेमेस्टर में मार्क्स बढ़ा देना, या किसी कॉपी में कई बार, क्योंकि हमारे यहाँ खुद ही इंटरनल कॉपी चेक होती तो रिक्वेस्ट करते रहते थे, तो उनके साथ उनको किस लिए जरूरत है अच्छे मार्क्स की, क्योंकि उनको एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी, अच्छे कैंपस, जो बड़ी बड़ी कंपनियों में आज बच्चों का जो सिलेक्शन होता है वो टाटा या बिरला की जो कंपनियां होती है उनमें 75% से ज्यादा नंबर चाहिए रहते हैं आपके पूरे इंजीनियरिंग कॉलेज में, या 12वीं में भी आपके 75 मार्क्स से ज्यादा होने चाहिए। तो उनका कहना था कि सर हमारे मार्क्स यहाँ बढ़ा दीजिए। मुझे बड़ा दुख होता था, मैं उनको ये बात बोलता था कि यार हमारे जो बच्चे हैं वो इस बात की डिमांड कर रहे हैं कि हमारे पास हमारी काबिलियत नहीं है, लेकिन उसके बाद भी उनको नंबर अच्छे चाहिए, उनका परसेंटेज अच्छा चाहिए। परंतु मैं कहता हूं, या जो बुद्धिजीवियों ने कहा है कि यदि उनको अच्छी बुद्धि और अच्छा ज्ञान अगर उनके घर परिवार से, समाज से अगर मिल जाता, तो मुझे नहीं लगता है कि वो आदमी कहीं पर भी कोई नौकरी के लिए दर दर भटकता। क्योंकि यदि जिसके पास हुनर है, जिसके पास ज्ञान है, उसको ऐसे मार्कशीट की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप में खुद मार्कशीट अपनी पहचान पूरे देश में बनाता। मैं इतनी बातों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। यहाँ के जितने भी आयोजक समिति है, हमारे कुरुकु कल्याण समिति के बड़े बड़े पदाधिकारी और हमारे समाज के बुद्धिजीवी, हमारे छोटे छोटे बच्चे और हमारे युवा साथी, जो आज आने वाले समय की बहुत बड़ी पहचान होने वाली है। तो हम लोगों को जैसा दयाराम दादा ने प्रेरणा दी है कि हमको क्रांति लाने के लिए सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने से ही हमें ज्ञान होगा, और पढ़ने के लिए शिक्षित होना जरूरी है। तो मेरे गांव के छोटे छोटे बच्चे यदि शिक्षित हो जाएंगे तो वो सही और गलत का फर्क कर सकेंगे, तर्क और वितर्क कर सकेंगे, और उस दिन रामजी भाव कोरकू का जो सपना है वो साकार कर सकेंगे कि हमारे आदिवासी समाज की जल जंगल जमीन की रक्षा हम कर सकेंगे। धन्यवाद। सेवा जोहार। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वैसे तो हमारे बीच में